तंत्र से संबंधित आपको जानकारी दी गई। अब तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग को कहते हैं पक्वाशय या डुओडेनम। पक्वाशय या डुओडेनम ये अंग्रेजी के सी के आकार की नलिका होती है। इस नलिका के मध्य भाग से दो पाचक ग्रंथियां, बाइल डक्ट्स और पेनक्रियाटिक डक्ट्स। बाइल डक्ट को पित्त नलिका कहते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड डक्ट को अग्नाशयी ग्रंथ कहते हैं। तो बाइल डक्ट्स ऊपर हमारे शरीर के आंतरिक सबसे बड़े अंग लीवर से जुड़ी होती है। लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अकेला अंग है। इसका भार होता है 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम भार होता है। यह कत्थई या गुलाबी रंग का छतरी के समान पेशीय अंग है। यह दो पालियों से मिलकर बना होता है। इसकी दाईं पाल बड़ी होती है और बाईं पाल छोटी होती है। लीवर के नीचे क्या होती है? एक थैली के समान संरचना होती है जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं या पित्त की थैली कहते हैं। तो लीवर के भीतरी सतह पर क्या होती है? पित्त का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनसे पित्त रस का स्राव होता है। ये पित्त रस क्षारीय होता है। यहाँ पर इसके पहले आपको क्षारीय और अम्लीय किसे कहा जाता है आप इसको जान लीजिए। पीएच मान। पीएच मान क्या है? पीएच मान 0 से 7 और फिर 7 से 14। तो वह बिलियन जिनका पीएच मान 0 से अबव और 7 से नीचे होता है वह अम्लीय कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से ऊपर और 14 से नीचे होता है वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इस प्रकार पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो पित्त रस में क्या होते हैं? पित्त वर्णक होते हैं। पित्त वर्णक में क्या क्या पाए जाते हैं? पित्त पीले रंग का तरल होता है जिसमें बिलरुबिन, बिलवर्डिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पित्त रस में कोई भी पाचक विकर नहीं होते हैं, अर्थात ये भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन नहीं करता है बल्कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? चूंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सभी पाचक विकर स्रावित होते हैं वो सभी क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अर्थात ये पित्त रस भोजन अमाशय से कायम के रूप में आगे डुओडेनम में आता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये पित्त रस उस अम्लीय माध्यम वाले भोजन में मिलकर उसे क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है और क्षारीय माध्यम में ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी भागों द्वारा जितने भी विकर स्रावित होते हैं सब सक्रिय होते हैं। इस प्रकार एक पित्त रस जो होता है पित्त नली के द्वारा जब भोजन पक्वाशय से गुजरता है तो उसमें मिलता रहता है और जब भोजन पक्वाशय से नहीं गुजरता है उस समय पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके अलावा लीवर क्या है? इसके अलावा लीवर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आवश्यकता से अधिक क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है? अमोनिया और यूरिया में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है? एक ग्लाइकोजन के रूप में संचय भी करता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का क्या करता है?
संचय भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर एक ग्लाइकोजन के विखंडन के द्वारा पुनः ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस प्रकार लीवर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये पाचक रस पक्वाशय से मिलते हैं। इसके अलावा उसी समय क्या होती है, उसके नीचे एक पत्ती के समान पीले रंग की अमाशय को तीन ओर से घेरे हुए क्या होती है? मिश्रित ग्रंथ होती है। कौन ग्रंथ होती है? मिश्रित ग्रंथ होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के भीतरी सतह पर अग्नाशयी ग्रंथियां होती हैं और इन अग्नाशयी ग्रंथियों से अग्नाशयिक रस का स्राव होता है और इस अग्नाशयिक रस में क्या होते हैं? विकर होते हैं, पाचक विकर होते हैं। ये पाचक विकर क्या होते हैं? किसके द्वारा स्रावित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इन बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा पाचक विकरों का स्राव होता है और इस पाचक विकर में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करते हैं। इस प्रकार अग्नाशय से जो पाचक विकर स्रावित होते हैं, पहला पाचक विकर है, क्या है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है? काइमोट्रिप्सिन। तीसरा क्या है? स्टेप्सिन। चौथा क्या है? एमाइलाप्सिन। क्या है? एमाइलाप्सिन। और पांचवा क्या है? न्यूक्लियेजेस। पांचवा क्या है? न्यूक्लियेजेस। तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथ के साथ साथ इसे शरीर का पूर्ण पाचक ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोजन के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी अवयव मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन भोजन के जो चार प्रमुख अवयव होते हैं, इन चारों प्रमुख अवयवों का पाचन अग्नाशय के द्वारा स्रावित पाचक विकरों द्वारा होता है। इसी कारण से अग्नाशय को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक ग्रंथ कहते हैं। मतलब भोजन के समस्त अवयवों का पाचन किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित पाचक विकरों द्वारा होता है। इसी कारण अग्नाशय को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक ग्रंथ कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्या फंक्शन है, जिसमें पहला पाचक विकर क्या है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? भोजन की जो प्रोटीन होती है, ट्रिप्सिन क्या करता है? जो भोजन की प्रोटीन होती है उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। भोजन की जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। तो प्रोटीन की जो सरल अणु होती है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। दूसरा एंजाइम क्या है? जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है, वो भी भोजन के प्रोटीन पर ही क्रिया करता है। भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में भी तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन की प्रोटीन का पाचन जो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। भोजन का दूसरा अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो भोजन का दूसरा अवयव है कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलाप्सिन, या उसी को अग्नाशयिक लाइपेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या उसे कहा जाता है एमाइलाप्सिन या अग्नाशयिक लाइपेज भी कहा जाता है। यह भोजन की कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है और भोजन की कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड को किसमें तोड़ता है? किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। या भोजन किसमें तोड़ देता है? मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? जो भोजन की पॉलीसैकेराइड्स होती है या डाइसैकेराइड्स होती है, उसको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इस प्रकार भोजन की जो कार्बोहाइड्रेट होती है अग्नाशयिक लाइपेज या एमाइलाप्सिन एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज या ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाती है या मोनोसैकेराइड्स में टूट जाती है। फिर भोजन का जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो क्या है? वसा या फैट। वसा या फैट है। इसको कौन?
स्टेप्सिन एंजाइम या इसे अग्नाशयिक लाइपेज भी कहा जाता है। अग्नाशयिक क्या कहा जाता है? लाइपेज भी कहा जाता है या स्टेप्सिन कहा जाता है। यह भोजन की वसा को ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? जो स्टेप्सिन एंजाइम होता है, जो अग्नाशय की बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिसका स्राव होता है, यह भोजन की वसा को किसमें तोड़ देता है? ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड में तोड़ता है या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस प्रकार भोजन के तीसरे कंपोनेंट का पाचन किसके द्वारा हुआ? स्टेप्सिन एंजाइम के द्वारा हुआ। अब आइए, भोजन के चौथा अवयव कौन है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो भोजन का चौथा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इस न्यूक्लिक एसिड को सरल अणु में कौन तोड़ता है? न्यूक्लियेज एंजाइम करता है। कौन करता है? न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को क्रमशः किसमें तोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स पुनः न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स में टूटती है। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल वह कोशिका में पाए जाने वाले वह अम्ल जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और केंद्रक में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय प्रकृति के केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कौन कहलाते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए को क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजनस बेस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस बेस के प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स में दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन्स में होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। इसके अलावा डीएनए में क्या होता है? एक 5 कार्बनिक पेंटोज शर्करा होती है। क्या होती है? 5 कार्बनयुक्त पेंटोज शर्करा होती है, जिसमें डीएनए में जो पाई जाती है C5H10O4 और आरएनए में पाई जाती है C5H10O5 पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा का अणुसूत्र या सूत्र होता है C5H10O4 होता है, जबकि राइबोज शर्करा का अणुसूत्र होता है C5H10O5 होता है। तो इस प्रकार क्या करता है? इसके अलावा डीएनए में क्या पाया जाता है? शर्करा के अलावा फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, H3PO4 पाया जाता है। इससे बनता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल बनता। यही न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा किसमें टूट जाता है? टूट जाता है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस बेस प्लस शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल, जिसमें से नाइट्रोजनस बेस और शर्करा को कहा जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और जबकि नाइट्रोजनस बेस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल को न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। इस प्रकार आपका न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्रमशः न्यूक्लियोटाइड्स व न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों का पूर्ण पाचन हो जाता है। इस प्रकार पक्वाशय से गुजरते समय भोजन के इन सभी अवयवों का पाचन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा अग्नाशय की भीतरी सतह पर उभार होते हैं, दीप के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? टिप टॉप लीवर कुहन की दरारें कहते हैं। ये किससे बना होता है? अग्नाशय का ये अंतःस्रावी भाग कहलाता है। अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है टिप टॉप लीवर कुहन,
इस संरचना की खोज लीवर कुहन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके कार्य का पता लगाया था। इसी से उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस संरचना का नाम हो गया क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन, लीवर कुहन की दरारें। इन लीवर कुहन की दरारें क्या होता है, ये अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग होता है। इस अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है। इस लीवर कुहन की दरारें जो होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा या गामा कोशिकाएं। इन अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों प्रकार की कोशिकाओं से हार्मोन्स का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे शरीर अथवा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन नियंत्रण करता है। दूसरी क्या है कोशिका? कौन है? बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे रुधिर या रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। और तीसरी जो कोशिका है गामा या डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव होता है। यह सोमैटोस्टेनिन हार्मोन अल्फा और बीटा कोशिकाओं के स्राव का नियंत्रण करता है। इस प्रकार अग्नाशय के द्वारा 2 प्रकार के रसों का स्राव होता है। एंजाइम, भोजन का पाचन करने वाले, और हार्मोन, शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले। इसी कारण अग्नाशय को शरीर की मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है। इसी कारण अग्नाशय को शरीर का क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है। इतना परिवर्तन कहाँ होते हैं? छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय में होते हैं। कहाँ होते हैं? छोटी आंत के अग्रभाग कहाँ होते हैं? पक्वाशय में। अब इतने परिवर्तन भोजन में होते हैं कहाँ? डुओडेनम में। अब ये भोजन छोटी आंत के मध्य भाग जेजुनम में जाता है। कहाँ जाता है? जेजुनम में जाता है, जो लगभग कितना होती है? 2.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.5 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इस जेजुनम में जाता है तो 2.5 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इसमें क्या होता है? इसकी भीतरी सतह ब्रूनर ग्रंथियां और आंतरीय ग्रंथियां होती हैं। इन ब्रूनर और आंतरीय ग्रंथियों से आंतररस का स्राव होता है, और इस आंतररस में क्या होते हैं? पाचक विकर होते हैं, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करते हैं, अर्थात उन अवयवों का पाचन करते हैं जिनका पाचन मुख गुहा में, आमाशय में, पक्वाशय में नहीं हुआ होता है। उन अवयवों का पाचन छोटी आंत के मध्यांत या मध्य भाग जेजुनम और इलियम द्वारा स्रावित पाचक विकरों द्वारा होता है। तो इन आंतरीय ग्रंथियों में आंतरस होता है, आंतरस में पाचक विकर होते हैं, और ये पाचक विकर इन पाचक विकरों में जो प्रमुख एंजाइम होते हैं लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज ये क्या करते हैं? ये भोजन की शेष कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। शेष कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो भोजन की कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जोड़ता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो भोजन की कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और ग्लाइकोज में तोड़ता है, और जो क्या होता है? जो माल्टेज एंजाइम होता है वो भोजन की कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन के संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत के मध्य भाग द्वारा स्रावित पाचक विकरों द्वारा संपन्न हो जाता है। अब भोजन के दूसरे अवयव बचते हैं
कौन? प्रोटीन। क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन, शेष प्रोटीन का पाचन, कौन प्रोटीन? जिसका पाचन कहाँ नहीं, अमाशय में और डुओडेनम में नहीं हुआ होता है, उन भोजन के प्रोटीन एवं का पाचन छोटी आंत में उपस्थित इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा या पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार शेष प्रोटीन का पाचन इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। फिर भोजन का तीसरा अवयव बचता है। क्या बचता है? वसा। भोजन की शेष वसा का पाचन छोटी आंत द्वारा स्रावित आंतरीय लाइपेज के द्वारा किया जाता है, जो शेष वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। इसके अलावा भोजन का जो चौथा कंपोनेंट है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन भी न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार भोजन छोटी आंत के मध्य भाग तक पहुंचते पहुंचते भोजन के संपूर्ण अवयव का पाचन हो जाता है। अब यह भोजन छोटी आंत के पश्च भाग कहाँ पहुंचता है? इलियम में पहुंचता है। पश्चांत या इलियम में पहुंचता है। इस इलियम में क्या पाए जाते हैं? अनेक अंगुलियों के परवर्ध के समान संरचनाएं पाई जाती। अनेक अंगुलियों के परवर्ध के समान क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी आंत में, जिसके कारण छोटी आंत की भीतरी सतह क्या हो जाती है? मखमली हो जाती है। छोटी सतह, भीतरी सतह क्या हो जाती है? मखमली हो जाती है। और एक क्या, इसे क्या कहते हैं? ब्रुश बॉर्डर, ब्रुश का किनारा बना लेती हैं। इन्हें माइक्रोबिलाई या बिलाई है, रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? पाचित भोज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं और इसी कारण छोटी आंत की भीतरी सतह कई लाख गुना बढ़ जाती है, इसकी अवशोषण सतह। इस प्रकार छोटी आंत की पश्च सतह पर क्या है? भोजन के संपूर्ण पाचित भोज पदार्थों का सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण करने के बाद यह भोजन बड़ी आंत के अग्रभाग, जो 6 से 7 सेंटीमीटर संरचना होती है चौड़ी, छोटी आंत के पश्च भाग इलियम, जो 3.5 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है, इसमें सूक्ष्मांकुरों के द्वारा पाचित भोज पदार्थों का अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद ये अपचित भोज पदार्थ जो शरीर की आवश्यकता से अधिक होती है, वो भोज पदार्थ, जिसे अब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ये कहाँ जाता है? बड़ी आंत के अग्रभाग, जो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार कुंडलित संरचना होती है, जिसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। यहाँ पर पाया जाता है इलियोसीकल कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर इलियोसीकल कपाट पाया जाता है। यह इलियोसीकल कपाट क्या करता है? इलियम से भोजन को बड़ी आंत में जाने का मार्ग प्रदान करता है। जो इलियोसीकल कपाट कहाँ पाया जाता है? इलियम और बड़ी आंत के अग्र भाग के बीच पाया जाता है, जो क्या है? अपचित भोज पदार्थों को कहाँ करता है? बड़ी आंत में जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये सीकम जो होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें लंबा होता है। उसमें क्या होता है? लंबा होता है। जो क्या करता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन के पाचन, भोजन में सेलुलोज के पाचन का कार्य करते हैं। और इस सीकम में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम क्या है? एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली जीवाणु होता है, जो भोजन की सेलुलोज का पाचन करने का कार्य करता है। किसमें करता है? जो शाकाहारी जंतु होते हैं
जो भोजन में केवल हरे पौधों का प्रयोग करते हैं, ऐसे जंतुओं में यह सीकम लंबी व विकसित होती है। परंतु मानव एक सर्वाहारी जंतु होने के कारण यह सीकम जो होती है छोटी होकर अवशोषी रूप में बड़ी आंत के अग्रभाग में पाई जाती है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। अब ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन कहा जाता है, ये 4 भागों से मिलकर बनी होती है। कई भागों से मिलकर बनी होती है? 4। ये चारों भाग लगभग 1.5 मीटर, इसकी लंबाई कितना होती है? 1.5 मीटर लंबाई होती है। और इसमें वलन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वलन होते हैं। इन वलनों को हास्ट्रा कहते हैं। इन वलनों को क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। इसमें भोजन क्या है? धीरे धीरे इसमें अपचित भोज्य पदार्थ आगे क्या है? सरकता है। इसे क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। इसी सीकम के नीचे एक पूंछ के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप पर शेष का। इसे क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप पर शेष का कहते हैं। यह कृमि रूप पर शेष का क्या करती है? एक पूंछ के समान संरचना होती है और ये भोजन में सेलुलोज की पाचन में सहायता करती है। लेकिन हमारे पाचन तंत्र में यह अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आज भी विद्यमान है। होता क्या है, जब किसी कारणवश इस पूंछ के समान संरचना अपेंडिक्स में भोजन के कण चले जाते हैं, तो भोजन के कण चले जाने के कारण ये भोजन के कण इसके अंदर सड़ने लगते हैं और सड़ने से इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो क्षतिग्रस्त होने से ये फूल जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है और बढ़ने से जो उदर गुहा में जो उसके पार्श्व में जो सटे हुए अंग होते हैं उससे ये रगड़ करने लगती है, जिससे असहनीय पीड़ा, वमन, उल्टी, बेचैनी आदि उत्पन्न होती है। तब व्यक्ति क्या है? डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड के बाद ये निकलता है कि उसकी कृमि रूप पर शेषका का आकार बढ़ गया है। तो डॉक्टर इससे ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देता है और वह उस रोग से, डिजीज से निजात पा जाता है। तो इसी घटना को कहा जाता है अपेंडिलाइसिस। अपेंडिलाइसिस क्या है? जब अपेंडिक्स में भोजन के कण के सड़ने से उसका आकार बढ़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? अपेंडिलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? किस इस रोग का नाम क्या है? अपेंडिलाइसिस रोग कहते हैं। अब आगे ये भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अब अवशोषण होने के बाद यह भोजन अब क्या है? अब ये मल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि भोजन किस में होता है? तरल रूप में होता है। तो इस बड़ी आंत जो 4 भागों में बटी होती है, चारों भाग की लंबाई क्या होती है? ये लगभग चारों भाग की लंबाई 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। ये 1.5 मीटर पुनः 4 भाग में बढ़ता है। तो इसको कहते हैं एसेंडिंग कोलन या ऊर्ध्वाधर कोलन। एसेंडिंग कोलन या ऊर्ध्वाधर कोलन। इसकी लंबाई कितना होती है? 15 सेंटीमीटर। कितना होती है? 15 सेंटीमीटर। कितना होती है? इसकी लंबाई कितना होती है? 15 सेंटीमीटर। किसकी? ऊर्ध्वाधर बड़ी आंत की लंबाई, जिसे एसेंडिंग कोलन कहते हैं, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। जो ट्रांसवर्स कोलन होती है इसे क्षैतिज बड़ी आंत कहते हैं, या क्षैतिज या अनुप्रस्थ बड़ी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। कैसे सेंटीमीटर होती है? 50 सेंटीमीटर। फिर जो नीचे को जाने वाली बड़ी आंत होती है, जिसे डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, इसकी लंबाई कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और जो वक्राकार बड़ी आंत होती है उसे सिग्मॉइड कोलन कहते हैं।
इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार बड़ी आंत 4 भागों में बटी होती है। 15 सेंटीमीटर में असेंडिंग कोलन, 50 सेंटीमीटर में ट्रांसवर्स कोलन, 25 सेंटीमीटर में डिसेंडिंग कोलन और 40 सेंटीमीटर में सिग्मॉइड कोलन। इस प्रकार इस बड़ी आंत की भीतरी सतह पर कोई भी पाचक रस का स्राव करने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि इसके अंदर क्या होती हैं, अवशोषी गॉबलेट के अंदर क्या होती हैं, एब्जॉर्प्टिक कोशिकाएं होती हैं, अवशोषी कोशिकाएं होती हैं, जो अपचित भोज्य पदार्थों से तरल एवं ठोस अवयवों को अलग करने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ पर भोजन का क्या होता है, भोजन के जो तरल अवयव होते हैं अर्थात जल का अवशोषण होता है और यह भोजन आगे बढ़ते बढ़ते किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, सिग्मॉइड कोलन से होते हुए एक थैली के समान संरचना, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी थैली के समान संरचना रेक्टम या मलाशय में पहुंचता है। मलाशय में भी अवशोषी कोशिकाएं होती हैं जिनसे जल का अवशोषण होता है और धीरे वो मल क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। मल क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इसके बाद ये रेक्टम आगे चलकर एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसे मल द्वार कहते हैं। इस मल द्वार की बाह्य सतह पर रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियां और आंतरिक सतह पर अनैच्छिक पेशियां या आरेखित पेशियां होती हैं। इन ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों की सक्रियता के द्वारा समय समय पर मल का परित्याग किया जाता है। इस प्रकार ये भोजन मुख से लेकर मल द्वार तक विभिन्न अंगों से होता हुआ विभिन्न परिवर्तन होते हुए वह मल द्वार के द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है।